Hi. So today we are starting with the revision of colonialism and countryside. The first case is कि यहाँ पर जमींदार ने क्या क्या हाल कर रखा था, ये हमें पता लगता है। पहला क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज colonial रूल वॉज फर्स्ट established? आंसर वॉज बंगाल। यहाँ पर हमें एक पूरा का पूरा रूरल सोसाइटी के बारे में पता लगता है। अब हुआ क्या जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई? तो लेट्स स्टार्ट विद बर्धमान। 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्धमान, जिसको आज हम बुर्दवान और बर्धमान दोनों कहते हैं। इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट। बहुत सारे महल थे विच वाज हेल्ड बाय द राजा, विच वाज बीइंग सोल्ड। परमानेंट सेटलमेंट आपका आया था 1793। दिस इज अगेन अ वन मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट आपका आता है 1793 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रेवेन्यू फिक्स कर रखे थे जो जमींदार्स को पे करने थे, और जो नहीं पे कर पाएगा, एस्टेट्स ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन। राजा ने बहुत कर्जा ले लिया था। हिज एस्टेट्स हैड बीन पुट अप फॉर ऑक्शन। बहुत सारे परचेजर्स भी आए, बहुत सारे एस्टेट्स भी सोल्ड हुए, बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। बट हुआ क्या, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल बदल गए, चीजें बिल्कुल बदल गई। मैनी ऑफ द परचेजर्स जो आए थे खरीदने, वो सब राजा के ही बंदे थे। 95% ऑफ द सेल वॉज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब झूठी थी भाई। राजा थे कौन, पहला क्वेश्चन। राजा वॉज अ टर्म दैट वॉज डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़ा कि कॉलोनियल रूल कहाँ पे पड़ता है, बंगाल में। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ था, कब आया था, 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट ये सेटलमेंट होता है कि आपको इतना रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। दिस वाज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा क्वेश्चन, राजा कौन है? राजा वॉज अ टर्म दैट वॉज डेजिग्नेटेड टू पावरफुल जमींदार, और जिन्हीं के हाथ में पूरी कमान होती थी। What was the switch in the twist in the strange twist in the tail? सॉरी, मैं थोड़ा टंग स्लिप हो गया। तो यहां पर ये बताता है कि 95% ऑफ द सेल वाज फिक्टिशियस एंड द राजा स्टेट्स हैड बीन सोल्ड पब्लिकली, बट ही रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी। ठीक है, ये आपका 1.1 का क्वेश्चन है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now, question. We have second topic. The estates of the Burdaman were not only once sold during the closing years of the 18th century. 75% of the zamindars changed hand after the permanent settlement. जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रिजॉल्व करी प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। 1770s में द रूरल इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। फेमाइन चल रहे थे, एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन हो रखा था। ऑफिशियल्स को लगा कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू कुड ओनली बी डेवलप बाय इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। भाई प्रॉब्लम चारों तरफ ही थी, पर उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर से खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, कैश क्रॉप्स होगा, और हाँ, हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दे दी और फिक्स कर दिए रेट, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो ब्रिटिश को क्या लगा, परमानेंट सेटलमेंट से क्या होगा कि भैया अच्छा खासा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगा, पैसे आते रहेंगे। इफ द डिमांड वॉज फिक्स्ड, कंपनी को एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। जब एक स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, तो हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर हर एक बंदा हमारा जो ब्रिटिश में बैठा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसीलिए क्योंकि उसको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और राजा जी, जो वहां के राजा जी थे, उनको भी अच्छा खासा लगा प्रोसेस, क्योंकि उनको लगा ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो लोगों के लिए फायदा देगा। द प्रोसेस होप लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन फार्मर्स। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि the in introducing the permanent settlement system, what all class was emerged, what all class was emerged in the process? तो यहाँ पे दो क्लासेस आई थी, एक ह्यूमन फार्मर्स और दूसरा रिच लैंड ओनर्स। ऐसे फार्मर्स जो एग्रीकल्चर में काम करेंगे, और रिच लैंड ओनर्स यानी जमींदार, वही राजा जिनकी लोग सुनते हैं, उसी को ही हम जमींदार बना देंगे। और ये ब्रिटिश के लिए बिल्कुल लॉयल भी रहेंगे, क्योंकि उनके पास खुद की कोई आर्मी तो है ही नहीं। सो द व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु कुड improve, हु कुड improve
agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजास एंड तालुकदार्स. तालुकदार्स कौन होते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया. तालुकदार्स होते हैं एनीवन हु होल्ड्स अ तालुक और अ कनेक्शन, जिसका कोई ताल्लुक था लोगों के साथ, टेरिटरी के साथ. भैया वो तालुकदार होते हैं जो वहां के सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है. और यहां पर इन्हीं कोई जमींदार बना दिया एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू दैट वाज फिक्स्ड. अब जमींदार जो था वो पहले राजा था, अब राजा ही लैंड ओनर नहीं है, बस एक कलेक्टर बन गया. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रंग, ये क्वेश्चन उठने लग गए. अब ये वन मार्कर का एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस वर अंडर द जमींदार्स. जमींदार्स हैड 400 विलेजेस. और कंपनी की कैलकुलेशन अगर देखें तो वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू एस्टेट. कंपनी ने अपनी टोटल डिमांड को फिक्स कर दिया था, हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे. जमींदार ने रेंट को तो कलेक्ट कर दिया, दे पेड द रेवेन्यू टू द कंट्री एंड दे रिटेन द डिफरेंस एज इनकम. तो यहाँ पे क्या करते थे कि भैया अपना बीच का जो है वो पैसा रख लेते थे, आधा पैसा कंपनी को देते थे, और कंपनी को अपनी रेगुलर इनकम मिलती रही. यही चाहिए था कंपनी को भी, और राजा भी मजे करे. ये एक सेकेंड टॉपिक के अंदर ये बात बोली जाती है. एक बार इसको रीड करेंगे और यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूं. यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द फिक्सेशन ऑफ रेंट कलेक्टेड फ्रॉम जमींदार. भैया सिंपल सी बात है, आपका क्या मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो रेंट फिक्स करते हैं. भैया सबसे बड़ा फीचर तो इनका ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, की सिक्योरिटी मिल जाए जमींदार को भी और ब्रिटिशर्स को खुद भी, और जो भी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है बंदा उसको रिटर्न मिले, और ब्रिटिश भी उसमें पैसा खाएं. तो ये आपके पास आते हैं 2 फीचर्स. दूसरा, अब ये जो हाउ डिड द पॉलिसिंग पावर एंड जस्टिस पावर ऑफ एग्रीकल्चर एंड, अब ये यहाँ पे जो पॉलिसीज थी कैसे चेंज हुई. द पॉलिसिंग पावर एंड द जस्टिस पावर एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. इसके बाद तो सारी की सारी चीजें बदल गई. ऑल दीज पावर्स वर ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ कलेक्टर्स. कलेक्टर्स के हाथ में सारी पावर हो गई. जमींदार्स वर डिस्पेंडेड, और पूरा का पूरा कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी एंड हो गई, क्योंकि राइट्स वगैरह सारी इनके पास चली गई. मतलब वही राजा बिल्कुल अब रंक बन के रह गए, क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ तालुकदार के हाथ में पावर आ गई. तो ये चीजें आप 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी मूव टू टॉपिक नंबर 3, दैट इज व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पे. तो यहां पर 8 मार्कर्स का क्वेश्चन बनता है. व्हाई डिड जमींदार रेगुलरली, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई डिड जमींदार रेगुलरली डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स ऑफ देयर एस्टेट. ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है. तो आपने इसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ मिलाकर कोशिश यही करिएगा, या तो 16 छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए या तो 8 बड़े पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि जब 8 नंबर होते हैं तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप 8 नंबर्स को पूरा का पूरा बड़ा कर लीजिए या छोटे 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 8 पॉइंट्स लिख लीजिए. कंपनी फेल्ट दैट अ फिक्स्ड रेवेन्यू वुड गिव जमींदार्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आपको रिटर्न्स देंगे. दे इनकरेज देम टू इंप्रूव देयर एस्टेट्स. अगर मैं बात करता हूं जमींदार रेगुलरली फेल्ड टू पे द रेवेन्यू डिमांड. भैया ये आपका पहला इंट्रोडक्शन हो गया. तो जमीन कंपनी ऑफिशियल्स ने परमानेंट सेटलमेंट जब लॉन्च करा था, जमींदार्स को सिक्योरिटी दी थी और उसको बोला था कि हम आपको एश्योरिटी देंगे आपके इन्वेस्टमेंट की. बट परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद जमींदार कर नहीं पाए कुछ भी. जमींदार पेमेंट में हमेशा डिफॉल्ट हो जाते थे. वाई? पहला रीजन था दैट डिमांड्स वर वेरी हाई. तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा. This was because it was felt that if the demand was fixed for all the time, the company would never be able to claim the income when the prices rose and cultivation expanded. So, to minimize this, कंपनी ने क्या कर रखा था, अपने रेवेन्यू को पैक कर दिया. अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. यहाँ पर कंपनी की डिमांड इतनी ज्यादा थी, और ये इतनी ज्यादा थी कि कोई पूरा कर भी नहीं सकता था, चाहे कोई भी इतना बड़ा 30 मार खाना आ जाए. ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने अपने लॉसेस को कम करने के लिए ये सब चीजें कर रखी थी. दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, द हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s. यहाँ पर एक दूसरा हो गया.
एक टाइम आया जब प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल खत्म थे। अरे भाई, जोग्राफिकली हमारे यहाँ पे समझ लीजिए एल नीनो पीरियड था। एल नीनो मतलब हमारे पास इतना सामान नहीं था बनाने को, और यहाँ पे बारिश भी नहीं थी। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द रैयत। रैयत वर कौन? रैयत वर बेसिकली पीजेंट्स। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, उसको मार्क कर लीजिए, वन मार्क करके क्वेश्चन में आ सकता है। रैयत had did not always cultivate the land but leased it out under रैयत। सो जमींदार जो है वो रेंट नहीं कर पाए। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, सेकंड पॉइंट। थर्ड, अब जो रेवेन्यू आपने कर रखा था दैट वाज इनवेरिएबल। भैया आप जितना मर्जी बना लीजिए, और आपको भैया करना भी पड़ेगा पंचुअली, क्योंकि एक हमारे यहाँ पर एक वन मार्कर का और क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सनसेट लॉ? सनसेट लॉ कहता था इफ द पेमेंट डिड नॉट कम ऑन टाइम बाय द सनसेट, द जमींदार वाज लाइबल टू बी ऑक्शन। तो आप देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था, जो बड़ा 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ही आपके पहला क्वेश्चन बन रहा था रैयत क्या होता है, और आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है सनसेट लॉ क्या होता है। चौथा, द परमानेंट सेटलमेंट लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा ना, जमींदार सिर्फ एक कलेक्टर बन के रह गए थे, और उनकी कोई औकात नहीं रही, क्योंकि राजा को अब देखा ही नहीं जा रहा था उस नजरिए से, क्योंकि इज्जत नहीं रह गई थी ना। कंपनी had recognized the जमींदार इज इंपॉर्टेंट बट इट वांटेड द कंट्रोल टू रेगुलेट देम। तो जमींदार ने राजा की वाट लगा रखी थी, तो राजा के बेटे एक और राजा ऊपर बैठा हुआ था। वो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार के ट्रूप्स वर डिसबैंडेड, कस्टम ड्यूटीज वर abolished एंड देयर कचेरीज वर ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। हर चीज कंपनी के पास जो थी वो वैसे ही चलते जा रही थी। तो यहाँ पर चीजें आपको कुछ भी नहीं मिलती। हम बोल, सो यहाँ पर जो ओवर द टाइम द कलेक्टरेट इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव। इन वन केस व्हेन द राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, कंपनी ऑफिशियल वाज डिस्पैच टू हिज जमींदारी। तो यहाँ पर राजा के ऊपर भी हमेशा प्रेशर होता था। आज के जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, क्या नाम है आपके मतलब कॉर्पोरेट हाउसेज में जैसे टारगेट्स होते हैं सेल्समैन के, वैसे ही यहाँ पर भी यही था कि राजा को टारगेट मिले थे कि भैया अगर आपने इतना पूरा नहीं करा, आपकी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके पास बनती हैं, और यहां से आपके टोटल 7 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा, रेंट कलेक्शन एक बहुत बड़ा, मतलब 8वां पॉइंट पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन, जमींदार, ठीक है, एक ऑफिसर भेजता था जिसका नाम था अमला। अमला मतलब एक डेजिग्नेशन पावर थी। ये विलेज में आते थे, बट रेंट कलेक्शन कोई देता नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, बैड हार्वेस्ट थी, लो प्राइसेस थे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और रैयत जानबूझ के डिले करते थे पेमेंट। अब रैयत को कितने रैयत को कर मार लोगे, एक दो, सारे इकट्ठे हो जाते थे। रिच रैयत एंड विलेज हेडमैन यानी मंडल्स और जोतीदार वर हैप्पी टू सी द जमींदार। क्योंकि जोतीदार और मंडल्स आप देख लीजिए, इनके जस्ट नीचे होते थे। ये जोतीदार कौन होते थे? ये सबसे बड़े वहां के पीजेंट्स होते थे, मतलब थे तो ये भी किसान, पर ये सबसे बड़े किसान होते हैं जिनके पास पैसा वैसा बहुत होता था। और वहां की जो पंच थी, जो मंडल्स वगैरह थे, ये तो बस देखते थे कि जमींदार के वाट लगी, क्योंकि जमींदार नेवर यूज टू लिव देयर, राइट? जमींदार तो बाहर गांव से आ रहा है। जमींदार डिफॉल्टर बन जाते थे। और यहां पर अगर हम देखेंगे, ये दिस इज योर कंक्लूजन, इन वर्धमान अकेले 30,000 केसेस चल रहे थे रेंट पेमेंट के। ये है आपका पूरा का पूरा 8 नंबर या 8 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना। 8 मार्कर्स में 8 पॉइंट्स लिख लीजिए, या 16 पॉइंट्स छोटे करके लिख लीजिए, ये आपके चॉइस है, बट ये आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। ठीक है जी, ये आपका पहला 8 मार्कर हमने डिस्कस कर लिया। एक बार रीड कर ले थर्ड टॉपिक, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ ज्योतिदास। अब ये हमारा, चलते हैं चीजें। While the many zamindars were facing a crisis, a group of rich peasants were consolidating their position in the village. जमींदार अपने क्राइसिस कर रहे थे, और उसी तरफ एक नए तरीके के लोग बन गए। एक मतलब समझ लीजिए ना, एक दुख में ना हमेशा एक आदमी हीरो ढूंढता है। वो भगवान हो, भगवान का बंदा हो, भगवान हो, कोई भी हो। और एक दुख का जब समय होता है ना, तो यहाँ पर भी यही हुआ। हमारे पास एक नया बंदे आते हैं जिनका नाम है ज्योतिदास। ज्योतिदास एक विलेज में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आइए। फ्रांसिस बुकिनन के सर्वे दिनाजपुर में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया, एक क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज ज्योतिदास। 1 मार्कर का क्वेश्चन, हु वर ज्योतिदास? अ क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स given this term by Francis Buchanan.
यहाँ पर जोतीदार्स ने अलग अलग एरिया ऑफ लैंड लिया। इतना बड़े बड़े लैंड थे उनके पास कि कोई कहने की नहीं। यही पूरा का पूरा ट्रेड, मनी लेंडिंग, क्योंकि आप समझ लीजिए गांव के सरपंच टाइप के हो गए ये। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड, दे कंट्रोल देयर मनी लेंडिंग। दे हैड दैट पावर ओवर द कल्टीवेटर्स, क्योंकि सब इनके सुनते थे। मुखिया जी नहीं होते गांव के, वैसी। A large part of their land was cultivated through sharecroppers. यहाँ पर कौन थे? अधियार्स थे, बरगदार्स थे, who brought their own plow, labored in the field, and handed over half the produce to the जोतीदार्स। तो यहाँ पे जो भी होता था, जो भी उनके काम पे करते थे, आधा वो खुद रखते थे और आधा जो थे जोतीदार्स अपने घर लेकर जाते थे। क्योंकि एट द एंड हमारी जो इकोनॉमी थी वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे घर पे हम खाना पीना खाएंगे। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतीदार वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। भाई जमींदार से ज्यादा इन्हीं को लोग पसंद करते हैं, देखिए ना। या जो बंदा आसपास हो ना, इससे ज्यादा प्यार होता है। अरे भाई खुद देख लो अपने दादी नानी को। आपके पास जो दादी नानी के पास पास होता है उससे ज्यादा प्यार होता है। जो दूर होते हैं उनसे भी होता है, पर इतना नहीं होता। जमींदार जो रहते थे अर्बन एरियाज में, Jotidars were located in the village and exercised direct control. They resisted efforts by zamindars to increase the jama of the village. ठीक है, इनका एक ही काम होता था कि जमींदार्स को थोड़ा सा इनकी पावर से हटाए। They resisted efforts by zamindar to increase the jama, prevented them from executing their duties. जो वो खरीदने जैसी वो आते थे चीजें करने, भैया ये मना कर देते थे, ये पेमेंट ही नहीं देते थे। जब जमींदार्स ने ऑक्शन हुआ एस्टेट्स, ठीक है, जोतीदार्स वर अमंग द परचेजर्स, यही जाके जमींदार बन जाते थे, यही जमींदार्स के बन जाते थे। इनफैक्ट व्हेन द एस्टेट्स वर ऑक्शन दे बिकेम द परचेजर्स। जोतीदार सबसे ज्यादा पावरफुल थे नॉर्थ बंगाल, ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। ऑल दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमेन वर इमर्जिंग। हम अगर सीयूईटी में चलते हैं नेक्स्ट ईयर, ये सब स्टेटमेंट्स ना बहुत ज्यादा काम आएंगी। इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जिनका नाम होता था हवलदार, और दूसरा घंटीदार और मंडल्स भी। इसकी वजह से जमींदार की अथॉरिटी खत्म होती गई। ये है हमारे पूरे के पूरे इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है हायरार्की के ऊपर। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ पावर अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन बंगाल। भैया ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्या करेंगे आप? ये रहा इसका आंसर। ये आप पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या बता रहा है? ये है भाई अंडर रैयत, मतलब जो रैयत होते हैं उनके नीचे काम करने वाला। रैयत, रैयत का सबसे बड़ा बाप कौन? जोतीदार। जोतीदार, ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले अंडर रैयत, रैयत, सबसे बड़ा रैयत जोतीदार, जोतीदार के ऊपर जमींदार, और जमींदार के ऊपर कौन जी? अब साडी कंपनी। और ये कंपनी के हिसाब से ही सारी चीजें चलती थी। क्या ये बात समझ में आ गई? जमींदार ने भी रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब जमींदार की बात करते हैं तो अथॉरिटी इन रूरल एरियाज डिड नॉट कोलैप्स। यहाँ पर इनके पास अपने रेवेन्यू डिमांड हाई थी, दूसरा इनके पॉसिबल ऑप्शंस भी था। दे डिवाइस द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सर्वाइविंग द प्रेशर्स। अब इन्होंने क्या कर रखा है? अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जमींदार ने। जमींदार भी हार नहीं मानना चाहते थे। ये भी क्वेश्चन आपका 8 नंबर का बनता है कि व्हाट वर सम ऑफ द वेज using which zamindars maintained control over their estates even after defaulting on the payments of rents। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होएगा, फिर वही 8 पॉइंट्स लिखने हमने। पहला क्या था? फिक्टिशियस सेल। इट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स। यहाँ पे ना छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनेंगे, 8 पॉइंट एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेंगे इसमें। इसमें पहला सब पॉइंट्स बनेंगे इसमें। तो इन्होंने क्या कर रखा था? राजा फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर, सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट कि हम वुमेन की, औरत औरत की
कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट, द रेवेन्यू डिमांड was deliberately withheld and unpaid balances were allowed to accumulate। रेवेन्यू जो था आपका वो एक तरह से इकट्ठा करते गए, और जहां पर हमारे पास उन्होंने अलाउ कर दिया एक्यूमुलेट करना। When the part of the estate was auctioned, the zamindars men bought the property. Subsequently, they refused to pay up the purchase money so that the estate had to be resold। अब यहाँ पर क्या होता था, कभी कभी आपने आपने फॉर एग्जांपल 4-5 लोग भेज दिए, वो ऑक्शन करते थे, ऑक्शन में जीत जाता था एक बंदा, पता लगता था जी वो तो राजा का ही बंदा है और राजा इसमें कहीं ना कहीं झूठ बोले जा रहा है। उसके बाद उसको कोई खरीदता ही नहीं था, और ये प्रोसेस चलता रहता था। उनको लगता था कि यार कोई बात नहीं, जब तक किसी राजा के अंडर तो रखने दो। एट लास्ट जमींदार जो देते थे वो देवर सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू जमींदार ओनली। जमींदार ने कभी भी आज तक फुल रेवेन्यू डिमांड नहीं करा, आपस में सेटलमेंट सेटलमेंट खेलते रहते थे। एंड सच ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन अ ग्रैंड स्केल। 1793 से लेकर 1801 तक 4 जमींदार इंक्लूडिंग वर्धमान मेड बेनामी ट्रांजैक्शन, और इतनी ट्रांजैक्शंस दिखा दी थी कि टोटल सेल्स इतनी थी जिसमें से 15% ऑफ द सेल्स वर फिक्टिशियस, वो झूठी थी। जमींदार्स ने अपने पास एक एस्टेट भी दिखा दिया, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी जमींदार लेने आ जाता था, यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, अपने यहाँ पे लठ चलाने लग जाते थे। समटाइम्स इवन द रैयत रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। दे फेल्ट बाउंड देयर ओन जमींदार थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। द सेल ऑफ जमींदारी सिस्टम वॉज नॉट इजिली डिस्प्लेस्ड। जब हम लोगों ने पूरा 19th सेंचुरी में देखना है, जब डिप्रेशन खत्म होता है इनकी वजह से, जो डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन ऑफ प्राइसेस, देन वी सर्वाइव द 1970s कंसोलिडेशन पावर एक्ट, और यहां से जमींदार ने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ज्योतिदार अपनी पावर को रेसिस्ट करते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद 5th रिपोर्ट से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।